हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स जो इंग्लिश मीडियम में है ना, ईयरली 2025 के लिए। ये बेसिकली अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 तक है। जितने भी करंट अफेयर्स बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसको दिया गया है। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इवन यहाँ पे गेम्स के अगर मान लो कुछ करंट अफेयर्स हैं, अगर नोबेल प्राइज़ में कुछ होगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस मैगजीन का खासियत ये है कि ये इंग्लिश मीडियम में है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला जो था वो 3 दिन पहले लॉन्च हो गया था एडिटोरिया के द्वारा। ये इंग्लिश मीडियम वाला है जो कि आज ही आया है मार्केट में। अब चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले फटाफट 100.com जो कि पेज 3 से लेके पेज 5 तक है, ये बेसिकली वन लाइनर होगा, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 एडिशन 15 फटाफट 100.com आपके सामने नेशनल न्यूज़ के साथ ये है कि देखो, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन कंट्री टू प्रेजेंट हैंड रिटन बजट। तो हैंड रिटन बजट बेसिकली छत्तीसगढ़ के द्वारा सबसे पहला ऐसा स्टेट था। साथ ही साथ पहला, अब दूसरा नंबर हमारा क्या है, तो पहला एआई न्यूज़ एंकर, मतलब न्यूज़ में जो एंकरिंग करते हैं, तो न्यूज़ एंकर कौन है, जो आसाम से है, वो बेसिकली एआई जनरेटेड है, तो वो अंकिता उनका नाम है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, तो पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो मेरीटाइम सेक्टर में है तो वो सागरमाला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। चौथा नंबर, कौन सा ऐसा सिटी है जो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्टैब्लिश करेगा, ये अमरावती आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, देखो ये बेसिकली जो वीडियो लेक्चर है ये बाइलिंगुअल रहेगी, रिटर्न इसमें भले इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में भी। ठीक है, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं इंग्लिश तो बोलूँगा ही। ठीक है, सब चीज़ मतलब एवरीथिंग अनुवाद करना, एवरीथिंग ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर मतलब स्टेटमेंट नंबर 5, विच हैज़ बीन इंक्लूडेड एज अ 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो 12 मतलब 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। अब 6 नंबर क्या है, विच इज़ द फर्स्ट पुलिस स्टेशन, पहला ऐसा पुलिस स्टेशन कौन सा है जिन्होंने ISO सर्टिफिकेशन रिसीव किया बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के द्वारा। ठीक है, ये बेसिकली कौन सा है, तो अर्थुंकत पुलिस स्टेशन जो केरला में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने अनाउंस किया है 35% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में फॉर नेटिव वीमेन, वो इंडिया का कौन सा स्टेट है, तो ये बिहार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो नेक्स्ट है, मैं मार्क करते भी साथ में चलूँगा सो दैट आपको आसानी रहे, राइट। देखो नेक्स्ट है, वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपन। तो वुडन गुरुद्वारा जो बेसिकली पंजाब फजीलका में है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच स्टेट स्टार्टेड आधार बेस फेस ऑथेंटिकेशन। तो देखो पहले हम लोग क्या करते थे, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होता था हमारा बेसिकली फिंगरप्रिंट से, लेकिन अब यहाँ पे फेस भी होगा, मतलब फेस बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन बाय PDS। मतलब किसके लिए, तो बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो मतलब PDS में से हम लोग चावल दाल जैसे मिलते हैं ना, तो उसमें तो कौन सा स्टेट है, तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट, मतलब पहला स्टेट इंडिया का कौन है जिन्होंने योगा पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, तो वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड एज इन योगा के लिए भी, मतलब ऋषिकेश जो है वो योग नगरी है ना, वो बेसिकली उत्तराखंड में है, ये उसके लिए फेमस है, उसको हम लोग योग नगरी भी कहते हैं ऋषिकेश को। ठीक है, अब देखो 11 नंबर क्या कहता है, पहली वीमेन फ्रॉम CISF जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो वो गीता समोता है। अब देखो नेक्स्ट है, कंट्री का पहला एक्सप्रेसवे टू हैव नाइट लैंडिंग फैसिलिटी फॉर फाइटर जेट, तो बेसिकली ये गंगा एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे कौन से स्टेट में है बताओ। ठीक है, यूपी में, बिहार में, कहाँ पे है। अब कंट्री का पहला सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल पोर्ट इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये कौन सा है, तो विजिंगम केरला में जो प्रेजेंट है, ये पहला सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल पोर्ट है। ठीक है, अब 14 नंबर स्टेटमेंट, विच स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट जो है जिन्होंने पहली बार मतलब फर्स्ट लॉन्च इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट। तो फॉरेस्ट अलर्ट बेसिकली जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट हमारा, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन कंट्री टू स्टैब्लिश अ डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर इन बजट 2025, तो हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने स्टैब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, फर्स्ट ब्लाइंड वीमेन इन कंट्री, पहली ब्लाइंड वीमेन कंट्री में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को की फतह की, तो वो कौन है, चोंजिन एंगमो। ये बेसिकली कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश। मैं फिर से बोलता हूँ, चोंजिन एंगमो। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पहला फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन। तो शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन सबसे पहला स्टेट कौन सा है, तो तेलंगाना है, राइट। अब देखो नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन कंट्री टू अचीव फुल डिजिटल लिटरेसी। तो डिजिटल लिटरेसी सबसे पहला स्टेट कौन सा है, तो केरला है। ठीक है, आई होप दैट आपको ये PDF जो है नज़र आ रही होगी। बेशक आप मेरे इस चैनल से, मतलब टेलीग्राम चैनल से
PDF को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। अब देखो नेक्स्ट है, विच हैज़ बीन द कंट्रीज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टैब्लिश। तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बेसिकली ये कहाँ पे है, तो कलपक्कम, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री स्टेट फर्स्ट AI स्कूल लॉन्च किया गया है, ये केरला में है। वेयर विल द कंट्रीज परमानेंट कलाग्राम बी स्टैब्लिश, तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बेसिकली इलाहाबाद के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था। अब नेक्स्ट है 22 नंबर, विच स्टेट विल इंडियाज़ फर्स्ट असेंबली इक्विप्ड विद ट्रांसलेटर फैसिलिटी भी स्टैब्लिश। और ट्रांसलेटर फैसिलिटी भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। कौन सा ऐसा असेंबली है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इन विच स्टेट इन इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया जाएगा, जो बेसिकली प्रमोट करेगा AI एजुकेशन को, तो AI एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र। बेसिकली अगर आप देख लोगे, अगर सदर्न स्टेट वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर चारों सदर्न स्टेट प्रेजेंट है तो आपको ध्यान देना है। अगर सदर्न स्टेट है तो बेसिकली वो प्रिजाइज रहता है, ठीक है। एज इन मैं मतलब थंब रूल नहीं बता रहा हूँ, बट ठीक है, एज इन अगर एलिमिनेशन किसी कारण से आपको याद नहीं आ रहा हो, बहुत वेग अगर डेटा दिया हुआ हो, तो उसके लिए आप एक बार चांस ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है 24 नंबर, वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है, तो ये मौसम भगवान न्यू दिल्ली, ठीक है, मौसम भगवान ये ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा ऐसा सिटी है जिसको सेलेक्ट किया गया है सेकंड कैपिटल ऑफ असम, ये डिब्रूगढ़ है। पहला क्या है, दिसपुर है क्या। अब नेक्स्ट है, वेयर विल द कंट्रीज लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 300 करोड़, तो 300 करोड़ की लागत से पहला कंट्री का लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में इस्टेब्लिश होने वाला है। अब विच स्टेट, कौन सा स्टेट है जो पहली बार एज अ कंट्री में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाएगा, वो मध्य प्रदेश है। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी मध्य प्रदेश ऐसा शहर है जो पहली बार लेके आएगा। अब नेक्स्ट है, हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन, तो यंगेस्ट वुमेन वर्ल्ड में जिन्होंने हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कंट्रीज़ को फतेह किया है, तो उनका नाम क्या है, एक काम्या कार्तिकेयन, ये मुंबई की हैं। फिर से बताते हैं, हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द 7th हाईएस्ट पीक्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट के 7 पीक को इन्होंने फतेह किया है, तो वो कौन है, काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर बिल्ट बाय अंबानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप के द्वारा वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में बनाया गया है। अब नेक्स्ट है, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है, जो बेसिकली 50 एकड़ में रहेगा, ये अमरावती के आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश के अमरावती में है। अब देखो यहाँ पे किन्होंने इनॉग्रेट किया है, इंडिया का पहला बायो बिटोमिन बेस्ड नेशनल हाईवे स्ट्रेच, जो बेसिकली नेशनल 44 में है, जो मानेसर से महाराष्ट्र तक, मतलब मानेसर जो नागपुर में प्रेजेंट है उसको महाराष्ट्र से कनेक्ट करेगा। ये बेसिकली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है, उबर ने लॉन्च किया है एशिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये कहाँ पे, डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर में है। डल लेक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिकारा, हाँ शिकारा भी यहाँ पे लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है। शिकारा का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, अगर उससे भी ना समझ में आए तो एक बार एज इन जम्मू कश्मीर का शिकारा एज इन गूगल में टाइप करोगे, इमेज देखोगे, वो समझ में आ जाएगा। वो बेसिकली नाव रहता है जिसमें आप लोग नाइट स्टे भी कर सकते हो, होटल टाइप का भी रहता है वहाँ। यहाँ तक कि अगर मैं बता दूँ तो डल लेक में लगभग भी नहीं भी तो 50,000 पॉपुलेशन लोग रहते हैं पूरे, मतलब वो पूरा घर है, ठीक है। और शिकारा का बेसिकली आपको कुछ पैसा लेगा, 4,000 3,000, और एक बार पूरा डल लेक का शेयर कराएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट है, वेयर विल नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी बी स्टैब्लिश्ड, ये बेसिकली मंगलदाई आसाम में। उसके बाद साथ ही साथ पहला ऐसा सिटी जो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर बनाया जाएगा, वो हैदराबाद में है। साथ ही साथ स्टेट रैंक फर्स्ट इन द कंट्रीज टू बेनिफिट 1 नेशन 1 कार्ड, तो बिहार है। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसने पहली रैंक हासिल की है, किसके लिए, तो बेनिफिट दिलवाने के लिए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड के लिए। अब साथ ही साथ कौन सा ऐसा 2 लैंग्वेज है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रिलीज़ किया गया है कॉपीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो संस्कृत और मराठी। तो संस्कृत और मराठी में 2 ऐसा लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉन्च करेगा, रिलीज़ करेगा। अब कब तक इंडिया का ओन स्पेस स्टेशन रेडी हो जाएगा, 2035 तक। अब वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट मैग्नीशियम पायलट प्लांट बीइंग एस्टैब्लिश्ड, तो मैग्नीशियम पायलट प्लांट ये कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये बेसिकली CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर झारखंड, है ना। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ बीन कंट्रीज फर्स्ट, पहला इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर, ये गाजियाबाद में होगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, ये कहाँ पे है, सिलवासा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, है ना। ये दोनों अब एक हो गए हैं, पहले अलग अलग थे। अब नेक्स्ट है,
कहाँ पे ऐसा इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है, तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये सोनीपत हरियाणा में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस मतलब पीबीडी 2025 कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो भुवनेश्वर ओडिशा में, है ना। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 में 43 नंबर, वेयर हैज़ बीन द वर्ल्ड फर्स्ट मिक्स्ड टाइफाइड वैक्सीन डेवलप्ड, तो मिक्स्ड टाइफाइड वैक्सीन इंडिया में पहली बार पूरे वर्ल्ड में डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है, कंट्री में पहला एफएम रेडियो स्टेशन जिसका नाम पंचुल पल्स लॉन्च्ड, मतलब पंचुल पल्स एक एफएम रेडियो स्टेशन है, ये बेसिकली पिथौरागढ़ उत्तराखंड में एक कंट्री का पहला एफएम रेडियो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी ऐसी महिला है जिन्होंने इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ऑब्टेन किया है, मतलब सॉरी मैंने शायद गलत बोला, हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू इन इंडिया टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, तो ये इशिता भार्गव है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल में सबसे पहला वन लाइनर क्या है, तो कौन सा ऐसा कंट्री है जिन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट मतलब विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर, तो क्रेडिटर मतलब बेसिकली ये लोन प्रोवाइड करवाता होगा, तो वो जर्मनी है। किसको पीछे छोड़ा है ये आप बता सकते हो मेरे को। साथ ही साथ कौन सा ऐसा सिटी है जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड है, तो ये मोनाको है। मोनाको कौन से कॉन्टिनेंट में बता सकते हो आप मेरे को, चलो मैं बता देता हूँ, यूरोप में है। अब देखो नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा कंट्री है जिन्होंने वर्ल्ड का पहला ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने है ये ट्रांसप्लांट किया। साथ ही साथ जापान एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने बिल्ड किया है वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। अब नेक्स्ट है जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस जो है ये ट्रेन बेसिकली हाईजैक किया गया था बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा, ये ना। अब देखो यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने पहला मतलब फर्स्ट इन वर्ल्ड टू क्रिमिनलाइज द AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट है, इन विच सिटी द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल सदर्न हेमिस्फीयर में इनॉग्रेट किया गया, ये जॉन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया है। हु टुक द ओथ ऑफ 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये JD वैंस ने एज इन 50th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है ये, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अमेरिका और अफ्रीका यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच बर्ड डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल बर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये बाल्ड ईगल जो है वो राष्ट्र पक्षी है ना। अब नेक्स्ट इन ऑफ यूनाइटेड स्टेट है ना। अब नेक्स्ट हमारा 55 नंबर, इन विच सिटी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग क्रिएटेड, ये मधुबनी में है, ठीक है। फिर हु बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू कॉन्कर ऑल 14 हाईएस्ट पीक, ये नीमा रजनी नेपाल की है, नीमा रिजनी, ठीक है, नेपाल की है। अब नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा कंट्री जिन्होंने डिक्लेयर किया है दुनिया का पहला लियोप्रेसी फ्री नेशन, ये जॉर्डन है। साथ ही साथ नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट है जो लीगलाइज करेगा सेम सेक्स मैरिज को, ये थाईलैंड है। कौन सा ऐसा कंट्री है जो पहला है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगा तालिबान गवर्नमेंट को इन अफगानिस्तान, ये रशिया है। अब लास्ट हमारा क्या है, विच हैव बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व फाउंड, मतलब वेयर हैव बीन द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व फाउंड, ये कहाँ पे है, ये बेसिकली चाइना का हुनान प्रोविंसेस, ठीक है, या फिर यूनान प्रोविंसेस, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन सा ऐसा न्यूज़ है, तो वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इक्वीन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट RBC सेंटर स्टैब्लिश, RBC सेंटर बेसिकली मेरठ कंटोनमेंट में ये सेटअप किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन बाइनरी AI चिप लॉन्च, तो बाइनरी AI चिप चाइना में लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हु डिज़ाइन एंड डेवलप्ड इंडिया का पहला ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा 3, ट्रेनर एयरक्राफ्ट बेसिकली CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अब कौन सा ऐसा सिटी है जिसमें ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ये बीजिंग चाइना में है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिलीपींस के बाद कौन सा ऐसा कंट्री है जो सेकंड रैंक में है किस चीज़ में, तो बेसिकली डील विथ इंडिया फॉर ब्रह्मोस मिसाइल, तो बेसिकली वो इंडोनेशिया है। तो आपको याद रखना चाहिए, पहला कौन सा है, फिलीपींस है, दूसरा कौन सा है, इंडोनेशिया है, जो ब्रह्मोस मिसाइल को लेगा भारत से। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो कंडक्ट करेगा पहला ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हेमोफीलिया, ये इंडिया है। उसके बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने अनाउंस किया है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है लॉन्च करना है अपना सैटेलाइट नेम्ड आसाम सत, ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने, आसाम सत, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विथ विच हुज असिस्टेंस IIT मद्रास स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक
ऑन इट्स कैंपस। ये इंडियन रेलवे के द्वारा, मतलब इंडियन रेलवे से परमिशन लेके आईआईटी मद्रास ने क्या स्टार्ट किया है, हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को, मतलब उसको टेस्ट करना स्टार्ट किया है। अब हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन, कौन है इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉट जिन्होंने ऑपरेट किया है मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर एक्सोम मिशन, ये शुभांशु शुक्ला है। आपको याद रहना चाहिए, शुभांशु शुक्ला का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कितनों दिनों के लिए गए थे, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारे आई दृष्टि वाले मैगजीन में, है ना। देखो, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ऑपरेट अ मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये बेसिकली शुभांशु शुक्ला हैं। देखो, अब साथ ही साथ कौन सा ऐसा प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने फर्स्ट इन इंडिया टू रिजर्व जॉब्स फॉर अग्निवीर को स्टार्ट किया, ये इंडो रशिया जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने, ये ऐसा पहला कंपनी है जिन्होंने रिजर्वेशन दिया है किसको, तो जॉब्स फॉर अग्निवीर। अब नेक्स्ट है, हु अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सेमीकंडक्टर चिप इन स्टेट ऑफ गुजरात, ये अश्विनी वैष्णव जो पहले अनाउंस किया था, इन्होंने पहले अनाउंस किया था डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इंडियाज इंडिजीनियसली डेवलप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है, अंडर विच मिशन सुनीता विलियम्स ट्रैवल्स, मतलब सुनीता विलियम किस मिशन के अंतर्गत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी, तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन, ठीक है, आपको याद रखना है, बोइंग स्टारलाइनर मिशन। अब नेक्स्ट है, दुनिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक ड्रग का नाम क्या है, तो ये क्या नाम है, नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन, आई रिपीट नेफिथ्रोमाइसिन दुनिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप एंटीबायोटिक ड्रग है। साथ ही साथ किन्होंने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला जियो साइंस म्यूजियम, ये वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांगड़ के द्वारा, ठीक है, इन्होंने अभी रेजिग्नेशन दे दिया है। अब नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंडक्टर REIMEI, ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ सूर्ययान मिशन 1 का शेड्यूल टाइम क्या है, तो बेसिकली 2028 है, 2028 में सूर्ययान मिशन 1 लॉन्च करेगा। अब इंडिया का पहला पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस बॉडी सूट जो है उसका नाम क्या है, ये किसान कवच नाम है इसका, ठीक है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट मतलब पेस्टिसाइड से बचाएगा वैसा बॉडी सूट, जिसका नाम क्या है, किसान कवच। वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम इनॉग्रेटेड, ये ग्वालियर में, इंडिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में इनॉग्रेट किया गया है। कौन सा ऐसा कंट्री है जो पहला है वर्ल्ड में डेवलप करने के लिए जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी, ये इंडिया है, जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी डेवलप करने में इंडिया पहला स्थान पाता है पूरे वर्ल्ड में, राइट। अब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या है, देखो कितना प्रतिशत इंडिया का लैंड एरिया जो है वो कवर्ड है फॉरेस्ट से, तो 21.76% जो है वो कवर्ड है फॉरेस्ट से। फिर वेयर वाज द फर्स्ट टैगिंग ऑफ इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन कंडक्टेड, तो देखो इसका टैगिंग करना है किनका, गंगा डॉल्फिन का, ये कहाँ से हुआ है स्टार्ट, तो आसाम से, ठीक है, पहला टैगिंग ऑफ इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ये आसाम से स्टार्ट हुआ है। कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो इंडिया का पहला ज़ीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है, तो अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो इंदौर में प्रेजेंट है। इंदौर ऐसे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में रैंक 1 में ही रहता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ऐड 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एडप्ट करने में, मतलब अडॉप्ट करने में सॉरी, ये नॉर्वे है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी, तो जो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में है ना, वो इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है। वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्टेड, तो ये कच्छ गुजरात में है, कच्छ के गुजरात में इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्ट किया गया है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन वर्ल्ड टू डिफाइन ग्रीन स्टील बाय रिलीजिंग अ ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, ये इंडिया है ऐसा पहला कंट्री, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा ऐसा कंट्री है जो पहले स्थान में बैठता है विंड एनर्जी प्रोडक्शन में, तो चाइना है, तो विंड एनर्जी प्रोडक्शन में चाइना पहला स्थान है। अब टॉप विंड एनर्जी प्रोडक्शन आप देखोगे तो पहला कौन है, गुजरात है इंडिया में, है ना, गुजरात है, फिर कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कंजर्वेशन सिस्टम डेवलप्ड, तो वेस्ट कंजर्वेशन मतलब वेस्ट को कंजर्व करेगा, ये बेसिकली पहला ऐसा कहाँ पे डेवलप किया गया है ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कंजर्वेशन सिस्टम, तो एम्स के दिल्ली में, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में सबसे पहला न्यूज़ क्या है, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर स्टैब्लिश, तो पारा स्पोर्ट्स सेंटर दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला कहाँ स्थित है, तो लेह के लद्दाख में, लद्दाख के लेह में सॉरी, है ना। वेयर इज़ द कंट्रीज लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स बिल्ट, तो कंट्री का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स बेसिकली दिल्ली में बिल्ड किया गया है।
फिर हु बिकेम द सेकेंड एंड यंगेस्ट इंडियन, तो मतलब सेकेंड एज इन उनको पोजीशन में और यंगेस्ट है वो जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता है, तो डी गुकेश। ये पहला कौन था, तो विश्वनाथ आनंद। फिर से मैं बताता हूँ, विश्वनाथन आनंद, है ना। नेक्स्ट है इन विच सिटीज़ ऑफ बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये आपको याद रखना है। राजगीर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय एंड गया। अब हु बिकेम 11th इंटरनेशनल क्रिकेट, सॉरी, हु बिकेम इंडियाज 11th क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, वेरी इंपॉर्टेंट है, महेंद्र सिंह धोनी, है ना। अब व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ एनुअल हिस्ट्रिक टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, जो अभी चल रहा है आज, उसका कौन सा आज पहला दिन है। ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी एज इन नाम रख दिया गया है, न्यू नेम। पहले इसका नाम क्या था बताओ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर विल द आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 वो होस्ट किया जाएगा। इंडिया और श्रीलंका में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 मतलब हेल्ड करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक बार मार्क कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ये 18th एडिशन 2025 का आईपीएल का खिताब जीता है। अब नेक्स्ट देखा जाए तो इन आईपीएल 2025 इन हाउ मेनी बॉल्स डिड वैभव सूर्यवंशी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली बिहार के बिलोंग करते हैं इसलिए इनका आ गया है नाम। स्कोर किया था इन्होंने 100, तो ये बेसिकली 35 बॉल में। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट जैवलिन थ्रो बाय नीरज चोपड़ा, ये 90.23 मीटर, इन्होंने पहली बार 90 का आंकड़ा छुआ था। ये कहाँ पे, दोहा डायमंड लीग में, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया है 2024 और 25 में, ठीक है। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो, है ना, आपके दिमाग में ऐसे बैठा रहेगा। तो बोनालू फेस्टिवल ये बेसिकली तेलंगाना का है, ठीक है। डेट आप खुद से एक बार देख लोगे, राइट। क्योंकि देखो नाम याद रहे वही बहुत है। लेवेंडर फेस्टिवल ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि देखो वहाँ पे लेवेंडर की खेती बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो फेमस भी है। खीर भवानी फेस्टिवल ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अंबुबाची मेला ये इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी आसाम में, बेसिकली जून 2025 में होता है, मतलब जून में मनाया जाता है। शिरोली लिली फेस्टिवल ये बेसिकली मणिपुर में। थिसुर पूरम फेस्टिवल ये बेसिकली केरला में, मई 25, ये आपको ध्यान रखना है। थिसुर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है एक बार मार्क कर लेते हैं उसको, है ना। खीर भवानी, लेवेंडर एंड अंबुबाची का, हाँ अंबुबाची मेला, राइट। अब देखो पुष्कर कुंभ आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ ये बेसिकली तेलंगाना में। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल मिजोरम में। रमम फेस्टिवल ये उत्तराखंड में। उसके बाद चेरोबा फेस्टिवल ये मणिपुर में है। सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यानी ये न्यूज़ में था इस पर। एप्रिकॉट ब्लूजम फेस्टिवल ये लद्दाख में है। फिर जत्रा फेस्टिवल त्रिपुरा में, ये भी न्यूज़ में था, आपको ध्यान रखना है जात्रा फेस्टिवल। उसके बाद कोंगजुम फेस्टिवल ये मणिपुर में है। माधवपुर गेड फेयर ये गुजरात में है। उसके बाद जद्या स्वामी फेस्टिवल ये तमिलनाडु में। उसके बाद चपचार कुट फेस्टिवल ये मिजोरम में है। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल ये केरला में, पोंगल से आप एज इन याद रखोगे, है ना। नेक्स्ट है शिग्मो फेस्टिवल ये मार्च के महीने में गुजरात में मनाया जाता है। न्योकुम युलू फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हैरत फेस्टिवल ये जम्मू एंड कश्मीर में। 36 सूरज कुंड क्राफ्ट मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में। उसके बाद तैपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में। सांबर फेस्टिवल राजस्थान में। फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में है। फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो है ना वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जनवरी के महीने में आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद पैंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में है। पैंगसू पास वहाँ प्रेजेंट भी है। 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल ये बैंगलोर कर्नाटका जनवरी 2025। 23rd दिव्य कला मेला जनवरी 25 वडोदरा गुजरात में। 22nd दिव्य कला मेला दिसंबर 2024 इंडिया गेट न्यू दिल्ली में। ये मतलब आप मतलब जाके देख भी सकते हो। देखो दिल्ली में कोई अगर इवेंट होता है एक बार जाके देखा करो, ठीक है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट भी होता है। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है, राइट। 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो है वो बेसिकली मध्य प्रदेश में दिसंबर 2024 में हुआ था। फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल न्यू दिल्ली में। इंडिया का पहला मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल न्यू दिल्ली में। फ्लाइंग फेस्टिवल ये जुंगा हिमाचल प्रदेश में। गंगा फेस्टिवल हरिद्वार में। उसके बाद इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल दिल्ली में। फिर मेरा हु चोंगबो फेस्टिवल ये इम्फाल मणिपुर में। फर्स्ट दिव्य कला मेला ये जबलपुर अक्टूबर 2024। और थिरुवनम फेस्टिवल जो ओनम जिसको कहा जाता है ये बेसिकली कहाँ पे, केरला में सितंबर 2024 में। और जंस्कर फेस्टिवल सितंबर 2024 ये लद्दाख में मनाया जाता है ना। एडिटोरिया मैगजीन के चैप्टर 3 का है ये एडिटोरिया मैगजीन जो इंग्लिश मीडियम में आया हुआ है 31 जुलाई को,
वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मैगज़ीन आज ही आई हुई है और आज ही हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें करंट अफेयर जो अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 तक जितने भी करंट अफेयर्स दिए रहेंगे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले यूनियन बजट में क्या दिया गया है। सबसे पहले फेमस स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट तेलुगु पोएट जिनका नाम क्या है, गुराजादा अप्पा राव, उसके बारे में मतलब उन्होंने एक कोट दिया है। तो देशार माते माटी कडोई और देशार मारते मनुष्यलोई, मीनिंग मतलब देखो इसका कहना ये है कि एक देश मतलब एक देश जो है वो सिर्फ उसके मिट्टी से नहीं बल्कि उसके लोगों से बनती है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया यूनियन बजट 2025, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एज इन मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ दिया है ना, कि देखो मैं स्किप कर सकता था पर इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली ये पोएट का नाम अगर मान लो बहुत दिमाग ख़राब हुआ तो ये भी पूछ सकता है। देखो ये बेसिकली थीम जो है यूनियन बजट का क्या है, सबका विकास, ये थीम पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 6 ब्रॉड प्रिंसिपल पे प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि ज़ीरो पॉवर्टी, फिर 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। ये बेसिकली यूनियन बजट है ना, आपको ध्यान रखना है, बिहार का नहीं है, बिहार का कुछ देर में के बाद आएगा। उसके बाद 100% स्किल्ड लेबर एंड मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, 70% वुमेन्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और ऑब्जेक्टिव देखा जाए बजट का जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स में, तो 6 सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लाना है। तो टैक्सेशन में, पावर सेक्टर में, अर्बन डेवलपमेंट में, माइनिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, ठीक है। देखो टोटल बजट आप देखोगे बेसिकली तो 50.65 लाख करोड़ है, ठीक है। बेसिकली वो प्रेजेंट किया गया है। टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट आप देखोगे तो कितना है, तो 50,65,345 करोड़ है। और रेवेन्यू रिसिप्ट इसमें सब देखोगे तो 34,20,409 करोड़ है। कैपिटल रिसिप्ट आप देखोगे तो 16,44,936 करोड़ है, ठीक है। टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च होने वाला है, तो एस्टिमेट कितना है, तो 50,65,345 करोड़ जो कि इंक्लूड किया गया है। जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा जो हम लोग नॉर्मली टैक्सेशन के लिए कितना खर्च कर देंगे, मतलब एज इन फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, कैश, टैक्स, ठीक है, उसके लिए 39,44,255 करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कहीं पे ऐसा हम लोग पूंजीवादी ऐसे लगाएंगे पैसा जो कि हमें बाद में रेवेन्यू जनरेट हो पाए, तो 11,21,090 करोड़, राइट। अब देखो वेरियस डेफिसिट्स अब देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट जो 2024-25 में कितना रहा है, 4.8% ऑफ जीडीपी। जो टोटल अगर हम लोग एज इन कैश में देखें तो 15,69,527 करोड़ है। और बजट एस्टिमेट जो फिजिकल डेफिसिट का है वो कितना है 2025-26 का, तो 4.4% ऑफ जीडीपी। और अगर मान लो कैश में आप देखोगे तो 15,68,936 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ है, मतलब अगर मान लो पैसा जो हमें कितना कम आया है, तो 1.9% ऑफ जीडीपी। टोटल आप देखोगे तो 6,10,098 करोड़। और इधर बजट एस्टिमेट में 2025-26 में जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना रहेगा, 1.5% ऑफ जीडीपी। और टोटल वो देखा जाए पैसे में तो 5,23,846 करोड़, है ना। देखो बजट वाले सेशन में मैंने सारे टर्म को, ईच एंड एवरी टर्म को बहुत अच्छे से समझाया है। देखो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि देखो हमें तो बस ये मैगजीन कंप्लीट करनी है ना, क्योंकि देखो मैं फिर से अगर समझाने लगूँ तो वैसे ही इसमें 180 पेज है, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप एक बार प्लीज़ वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हो, राइट। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 1% ऑफ जीडीपी रहेगा। अगर कैश में देखोगे तो 3,10,207 करोड़ रहेगा, जो कि बजट एस्टिमेटेड फॉर 2025-26 देखोगे तो कितना रहेगा, 96,654 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट कितना रहेगा, 1.3% ऑफ जीडीपी, दैट इज 4,31,587 करोड़, जो कि बजट एस्टिमेटेड में 2025-26 में कितना रहेगा, 0.8% ऑफ जीडीपी, दैट इज 2,92,598 करोड़। अब टोटल टॉप 4 हेड्स ऑफ यूनियन बजट आप देखोगे तो कौन सा है, तो जो पैसा है वो कहाँ से आता है, तो बेसिकली बोरोविंग से आता होगा, मतलब कर्ज एंड अदर लाइबिलिटीज से 24%, इनकम टैक्स से 22%। आपको ये याद रखना है, ये आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सेट किया जाए कि पैसा कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा बोरोविंग से आता है और लाइबिलिटी से, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी 18% और कॉर्पोरेट टैक्स है हमारा 17%। पैसा कहाँ जाता है ये भी आपको प्लीज़ याद रखना है एज एन डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो सबसे पहले जाता है टैक्स और ड्यूटीज़ में 22%, फिर इंटरेस्ट पेमेंट में कितना जाता है 20%। टैक्स और ड्यूटीज़ और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। टैक्स पे होता है, कुछ ड्यूटीज़ पे करते हैं हम लोग, है ना, ब्याज दर। अब इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ये दूसरा ब्याज हो गया, मान लो कहीं से लोन लिया हुआ है या फिर किसी को देना है ना, वो 20% हो गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में स्कीम्स में बेसिकली 16% होता है, ये इंक्लूड नहीं किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ऑन डिफेंस एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस याद रखना है, ठीक है। और डिफेंस में कितना है, तो 8% है, राइट। अब देखो बजट का स्पीच जो सेक्शन ए में दिया गया है
जिसमें से 4 इंजन जो है डेवलपमेंट को बोला गया है, मतलब आइडेंटिफाइड फॉर द बजट डेवलपमेंट के लिए। तो 4 इंजन कौन सा है, पावरफुल इंजन फॉर द डेवलपमेंट। तो पहला इंजन कौन सा है, एग्रीकल्चर, दूसरा क्या है एमएसएमई, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और चौथा है एक्सपोर्ट्स, है ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इंजन 1 तो वो बेसिकली एग्रीकल्चर है। तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये एक बेसिकली स्कीम है जो लॉन्च किया गया था, जिसमें लगभग देखा जाए तो 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, जो लो प्रोडक्टिविटी और लो क्रॉप सोइंग और बिलो एवरेज क्रेडिट नॉर्म्स के अंतर्गत आता है। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करना है और साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट जो स्टोरेज है उसको इंक्रीज़ करना। मतलब मान लो बहुत ज़्यादा टमाटर की खेती हो गई है लेकिन उसको रखने के लिए जगह ही नहीं है ना, तो इसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के लिए कुछ काम कर पाए। साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करना है, अच्छा करना है, फैसिलिटी अवेल करना है लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। और जो प्रोग्राम है बेसिकली 1.7 करोड़ फार्मर को बेनिफिट करेगा। देखो बिल्डिंग रूल्स प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस में देखा जाए तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टरल बिल्डिंग रूल्स प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम है जो बेसिकली लॉन्च किया जाएगा पार्टनरशिप विद डिफरेंट स्टेट्स। जिसका मेन एम क्या रहेगा, तो एबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरिया, मेनली गांव वाले एरिया में, ठीक है, विलेज वाले एरिया में जनरेट करना है, लेके आना है, सो दैट वहाँ का मतलब माइग्रेशन जो होता है ना, मैक्सिमम माइग्रेशन वहीं से हो जाता है, रूरल एरिया टू अर्बन एरिया हो जाता है। तो वहाँ के माइग्रेशन को रोकना है, वो नेसेसिटी नहीं बननी चाहिए, मतलब किसी को अपने विल से नहीं जाना है, ठीक है, मतलब अपने विल से जाना है, ठीक है, मजबूरी से नहीं जाना है। और पहला फेज जो रहेगा बेसिकली 100 डेवलपिंग एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड, ये हम लोगों ने पहले भी देखा। अब देखो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, बेसिकली पल्सेस में क्या बोला गया है, तो हमें सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एडिबल ऑयल सीड मिशन, इसको क्या करना है, पास करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 6 साल मिशन ऑन सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस, जो बेसिकली फोकस करेगा 3 दालों को, आपको ध्यान रखना है, बिहार के बजट में भी ये दिया हुआ है, बेसिकली तूर, उड़द और मसूर। अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑन वेजिटेबल फ्रूट्स में कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स और ग्रेन जो है उसको इंक्रीज मतलब वो इंक्रीज हो गया है ट्रिमेंडसली। तो उसके कारण हुआ क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लाना पड़ेगा सो दैट पार्टिसिपेशंस ऑफ स्टेट टू प्रमोट द प्रोडक्शंस इफेक्टिव सप्लाईज प्रोसीलिंग्स और रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर द फार्मर को, मतलब उस तरह का कोई ऐसा लॉन्च, मतलब मेनली इकोनॉमिक हेल्प करना पड़ेगा सो दैट कंजप्शन को आप लोग ओवरकम कर पाएँ, ठीक है। अब एक मखाना बोर्ड जो बिहार में सेटअप किया गया है, बेसिकली क्यों, तो इम्प्रूव करना है मखाना का प्रोडक्शन, उसके प्रोसेसिंग को और वैल्यू एडिशन करना है सो दैट मार्केटिंग ऑफ मखाना जो है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। देखो नेशनल हाई यील्ड सीड मिशन जो है बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल हाई यील्ड सीड मिशन का, तो प्रमोट करना है रिसर्च इकोसिस्टम, साथ ही साथ टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशंस ऑफ सीड विथ हाई यील्ड और पेस्ट रेजिस्टेंस और क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी ट्रेड्स को अडॉप्ट करना है, ठीक है। साथ ही साथ कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी जो है उसको 100 वेराइटीज़ ऑफ सीड्स में अवेल करना है और रिलीज़ करना है सिंस जुलाई 2024। फिर से बताता हूँ, मेकिंग कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ ओवर 100 वेराइटी ऑफ सीड्स रिलीज्ड सिंस जुलाई 2024, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट फिशरीज इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ है। तो मछली पालन में देखा जाए तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश में और एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड, और वैल्यू ऑफ सी फूड एक्सपोर्ट इज़ 60,000 करोड़। देखो मतलब लगभग 60,000 करोड़ का सी फूड आइटम जो है बेसिकली एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारे गवर्नमेंट जो है वो एक फेवरेबल फ्रेमवर्क लेके आए हैं सो दैट स्पेशल अटेंशन दिया जाए कहाँ पे, आइलैंड लाइक अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, और प्रमोट करना है सस्टेनेबल फिशिंग फ्रॉम द डीप सी। अब देखो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, तो कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए एक मिशन लाया गया जो बेसिकली बेनिफिट करेगा लैक्स ऑफ कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स को। बेसिकली 5 साल कैंपिंग और लॉन्च किया जाएगा, मतलब 5 साल का कैंपिंग बेसिकली लॉन्च किया जाएगा कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए। अब देखो अंडर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम लिमिट जो है लोन का वो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू इंक्रीज़ कर दिया गया है 3 लाख से 5 लाख तक। ये आपको ध्यान रखना है, किसान क्रेडिट कार्ड से आप लोग लोन कितना ले सकते हैं, पहले 3 लाख था अब वो 5 लाख हो गया है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा इंजन जिसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोला गया है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिस्क्राइब किया है 5.7 करोड़ MSME एज एन सेकेंड पावरफुल इंजन, मतलब 5.7 करोड़ माइक्रो मतलब MSME प्रेजेंट है जो बेसिकली ग्रोथ के लिए 45% अपना कंट्रीब्यूशन देती है पूरे एक्सपोर्ट में। देखा जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड MSME है करंट, जिसमें 7.5 करोड़ पीपल जो है काम करते हैं, जो बेसिकली 36% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन देता है ऑन आवर मैन्युफैक्चरिंग आर वर्किंग टुगेदर
टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, मतलब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इंडिया को 36% पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका कंट्रीब्यूशन है। अब क्रेडिट कवर मतलब गारंटी कवर जो है वो बेसिकली क्यों लाया गया है, तो इम्प्रूव करना है एसेस टू क्रेडिट। एसेस टू क्रेडिट मतलब बेसिकली अगर मान लो कोई स्टार्टअप करना है और आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप कैसे करोगे, तो बेसिकली क्रेडिट गारंटी कवर कुछ होना चाहिए, कुछ स्कीम होना चाहिए। तो देखो कैसे कैसे है, आपको इतना कुछ याद अगर ना रहे तो आपको यहाँ पे देखना है। देखो इंडस्ट्रीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करना है और अगर मान लो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ आपको सेटअप करना है तो इन्वेस्टमेंट मान लो अगर करंट में 1 है और रिवाइज कितना किया गया है 2.5, मतलब इसको रिवाइज करके कितना कर दिया है करोड़ में। तो अगर माइक्रो इंडस्ट्रीज आपको कितना पैसा मिलेगा 2.5, मतलब जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 है ना तो वो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में आएगा। वहीं पे अगर मान लो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए 25, पहले कितना था 10, और मीडियम तो ये 125 हो गया है इन करोड़ में, और पहले कितना था 50। तो आपको कैसे याद रखना है, माइक्रो का एज इन रिवाइज्ड एस्टीमेट कितना हो गया 2.5, स्मॉल का 25 और मीडियम का 125। वहीं पे टर्नओवर कितना होना चाहिए वो माइक्रो कहलाने के लिए, तो रिवाइज्ड 10 होना चाहिए। वहीं पे स्मॉल होने के लिए रिवाइज कितना होना चाहिए 100, रिवाइज मतलब मैं समझ रहा हूँ करंट मतलब उस टाइम मतलब करंट अभी क्या है, और रिवाइज मतलब न्यू जो रहेगा वो है ना, तो स्मॉल 100 और मीडियम 500। अब क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्पेशल कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। स्पेशल कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जो है बेसिकली उसका लिमिट क्या है 5 लाख फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। देखो देखा जाए तो जो पहला ईयर रहेगा ना, इन फर्स्ट ईयर 10 लाख कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत न्यू फंड ऑफ फंड जो सेटअप किया जाएगा बेसिकली 10,000 करोड़ स्टार्टअप्स के लिए। उसके बाद फॉर फर्स्ट टाइम पहली बार न्यू स्कीम लॉन्च किया जाएगा एंटरप्रेन्योर के लिए जो 5 लाख इंक्लूडिंग वीमेन, SC और ST रहेंगे, लगभग बताया गया, ठीक है। फिर से बताता हूँ, एंटरप्रेन्योर वर्थ ₹5 लाख इंक्लूडिंग वीमेन, SC एंड STs, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट टाइम न्यू स्कीम विल बी लॉन्च्ड। अब देखो दिस विल प्रोवाइड, ये क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करवाएगा लगभग 2 लाख ओवर नेक्स्ट 5 ईयर, 2 करोड़ ओवर नेक्स्ट 5 ईयर लोगों को, ठीक है। अब देखो देखा जाए तो ये फोकस करेगा बेसिकली स्कीम्स फॉर फुटवेयर और लेदर सेक्टर्स में। तो देखो फुटवेयर्स और लेदर सेक्टर में क्या फोकस डाला गया है, तो स्कीम जो है वो बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा सो दैट डिज़ाइन कैपेबिलिटी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी जो रिक्वायर्ड है ना प्रोडक्शन करने के लिए फॉर गुड क्वालिटी ऑफ लेदर फुटवेयर और नॉन लेदर फुटवेयर उसको सेटअप करना है। साथ ही साथ एक स्कीम भी लाया जाएगा जो जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली 22 लाख पर्सनस को एम्प्लॉयड देगा, जिसका टर्नओवर कितना रहेगा 4 लाख करोड़, और एक्सपोर्ट में वो कितना भागीदारी निभाएगा तो 1.1 लाख करोड़। फिर से मैं बताता हूँ, एक स्कीम लाया जाएगा जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट देगा 22 लाख पर्सन को, जिसका टर्नओवर मतलब वो कितना एज इन कमाएगा, ठीक है, टर्नओवर कितना रहेगा उसको तो 4 लाख करोड़ कमाएगा, और एक्सपोर्ट में कितना भागीदारी निभाएगा तो 1.1 लाख करोड़, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड टू मेक इंडिया अ ग्लोबल टॉय हब, तो बेसिकली खिलौने के लिए। उसके बाद अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट जो कि सेटअप किया जाएगा बिहार में, क्यों, फॉर फूड प्रोसेसिंग, जिसका रिजल्ट क्या रहेगा तो इंक्रीज़ करना है फार्मर का इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ देयर प्रोड्यूस। मतलब आप समझ सकते हो वैल्यू एडिशन कैसे, मान लो टमाटर की आप उपजाऊ कर रहे हो, वो टमाटर तो सड़ जा रहा है ना, अगर आप उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हो और बेसिकली कोई सॉस बनाने वाली फैक्ट्री आती है केचप बनाने वाली, है ना, और उसको उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको सॉस बना देती है, तो फिर वही टमाटर का हम लोगों ने एज एन वैल्यू ऐड करके उसको मार्केट में बेच दिया, ठीक है। तो यही वैल्यू एडिशन के लिए इस तरह कुछ सेटअप किया जाएगा। साथ ही साथ यूथ विल गेट अक्रॉस टू स्किल ट्रेनिंग, मतलब जो यूथ है उसको स्किल ट्रेनिंग मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में भागीदारी, मतलब वो अपना भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा ये हमारे यूथ को। गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करेगा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो कवर करेगा स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस को, जिसका मेन एम क्या रहेगा, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड इंजन जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बेसिकली 3 भाग में इन्वेस्टमेंट को बांटा गया है, तो पीपल के लिए, इकोनॉमी के लिए और इनोवेशन के लिए। देखो अगर इन्वेस्टमेंट इन पीपल में किया जाता है, मतलब इन्वेस्टिंग इन पीपल, तो देखा जाए तो 8 करोड़ से ज़्यादा चिल्ड्रेन, 1 करोड़ से ज़्यादा प्रेग्नेंट वीमेन और 20 लाख एडोलेसेंट गर्ल जो है इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आर बीइंग प्रोवाइडेड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। उनको क्या मिल रहा है, खान पान, दैट इज़ न्यूट्रिशनल सपोर्ट। क्यों, तो बेसिकली उनके हेल्थ सेक्टर के लिए। और कैसे मिल रहा है, तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के स्कीम के तहत मिल रहा है उनको, ठीक है। उसके बाद क्यों ये मिला जा रहा है, तो बेसिकली क्यूरोसिटी, इनोवेशंस और
प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग, 50 अटल इन टिंकरिंग लेबोरेटरीज। टिंकरिंग का मतलब समझ सकते हो, कोई खुराफाती करके अगर आप मान लो किसी चीज़ को कुछ और तब्दील बना सको। मान लो देखो, जैसे मान लो बल्ब है, फ्यूज़ हो गया है, आप उसमें कुछ काम करके उस बल्ब को फिर से जला दिए, ठीक है, उसका सोल्डिंग मान लो निकल गया और फिर से जला दिए, तो क्या किया आप लोगों ने, आपने बल्ब में टिंकरिंग किया है, ठीक है, उसी को टिंकरिंग बोला जाता है, ठीक है। ये देखो इतना छोटा छोटा हम कोई समझाता नहीं है, ठीक है, बस पढ़ देता है, इसलिए मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। इसको अटल टिंकरिंग लैब इसलिए मतलब ये बेसिकली सेटअप किया जाएगा 50,000, जो बेसिकली कहाँ पे, तो गवर्नमेंट स्कूल ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब देखो नेक्स्ट है भारत नेट प्रोजेक्ट, जो है बेसिकली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए लाया गया है, जो बेसिकली ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में लगाया जाएगा, गांव वाले क्षेत्र में, रूरल एरियाज़ में। अब नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जो है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बेसिकली टू प्रोवाइड डिजिटल बुक इन इंडियन लैंग्वेज फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, स्टूडेंट को हेल्प करना है और अंडरस्टैंड करना है अपने सब्जेक्ट को और अच्छे तरीक़ा से समझने में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ना कि बहुत मतलब स्टूडेंट को अच्छी हिंदी आती हो या फिर अच्छी इंग्लिश आती ही हो। अब मान लो उसको अपने लैंग्वेज मदर टंग में समझाना, मतलब समझाने लगे जाए, तो फिर तो सही हो जाएगा ना फिर तो। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नेशनल स्किल एक्सीलेंस सेंटर सेटअप किया जाएगा, जो बेसिकली ग्लोबल एंटरप्राइजेस और पार्टनरशिप से इक्विप्ड रहेगा, जो बेसिकली यूथ को स्किल प्रोवाइड करवाएगा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा, मेक फॉर वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटीज़ इन IITs। देखो देयर हैज़ बीन 100% इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस 23 IITs, तो आपको ये याद रखना है 23 IITs हैं, जिसमें से 100% इंक्रीज इन टोटल नंबर करना है। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाना है 5 IITs में, साथ ही साथ हॉस्टल और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज जो है उसको भी एक्सपैंड करना है IIT पटना में, मतलब प्रिसाइजली IIT पटना में हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाना है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर मतलब सेक्टर में बेसिकली इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो बेसिकली एजुकेशन को बढ़ावा देगा, और टोटल आउटले मतलब उसमें टोटल कितना पैसा फंड किया गया है, तो 500 करोड़। साथ ही साथ एक्सपेंडिंग मेडिकल एजुकेशन, तो बेसिकली 10,000 एडिशनल सीट जो है वो बेसिकली ऐड किया जाएगा मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल में नेक्स्ट 5 ईयर्स में। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, उसको एक डे केयर कैंसर सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, मतलब कर दिया जाएगा, और 2025-26 में 200 सेंटर्स जो है वो सेटअप कर दिए जाएंगे, बेसिकली डे केयर कैंसर सेंटर्स की तरह। अब नेक्स्ट है PM स्वानिधि स्कीम, वो बेसिकली रिवैम्ड विथ इन्हांस्ड क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, UPI लिंक क्रेडिट कार्ड जो है लिमिट उसका कितना है 30,000, और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। साथ ही साथ इट वॉज अनाउंस्ड इन बजट दैट गवर्नमेंट जो है बेसिकली एक्सपैंड करवाएगी हेल्थ केयर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। किसके लिए, तो गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स मतलब समझ सकते हो, जोमेटो ब्लिंकिट वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, तो उनको गिग वर्कर बोलते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेसिकली वो क्या करवाएगा, एक आइडेंटिटी कार्ड और रजिस्टर्ड मतलब उनको एक रजिस्टर्ड सिटीजन बनवाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करवाने के लिए इन ई-श्रम पोर्टल, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बी इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट इन पीपल देख लिया, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी एक बार देख लेते हैं। तो देखो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी देखा जाए तो मिस्टर सीतारमन मतलब मिस सीतारमन ने स्टार्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़, जो वर्क करेगी प्रोजेक्ट बेस्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और कितने टाइम के लिए, तो ओवर 3 ईयर्स। और उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है 1.5 लाख करोड़, जो बेसिकली proposed है फ्रॉम इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर अप टू 50 ईयर्स टू एनकरेज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिफॉर्म्स बाय द स्टेट। अब नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30। ये क्या करेगा, तो ये बिल्ड करेगा सक्सेस मतलब बिल्डिंग ऑफ द सक्सेस ऑफ फर्स्ट एसेट मोनेटाइजेशन प्लान अनाउंस्ड इन 2021। ये बेसिकली कब अनाउंस किया गया है 2021 में। और सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम जो है उसका टाइम पीरियड क्या है 2025 से लेकर 30। ये लॉन्च किया जाएगा सो दैट हम लोग वो लोग इनेबल कर पाएँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना 10 लाख करोड़ इन न्यू प्रोजेक्ट्स। इसको अनाउंस किया गया था, मतलब इट हैज़ बीन अनाउंस्ड दैट जल जीवन मिशन जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा 2028 तक, सो दैट 100% कवरेज मतलब एवरी होम टैप्ड वाटर पहुंचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया है अर्बन चैलेंज फंड जो 1 लाख करोड़ का है। किस कारण, तो क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ और वाटर एंड सैनिटेशंस के लिए। इसका एलोकेशन कितना है 10,000 करोड़ एंड हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर ईयर 2025-26। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर
एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। तो देखो ये एसेंशियल है डेवलप करना एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय ईयर 2047। ठीक है, देखो 100 गीगावाट जो है न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है। और टू अचीव दिस गोल अमेंडमेंट्स विल बी made to Atomic Energy Act and Civil Liability for Nuclear Damage Act to enable activity participations of प्राइवेट सेक्टर, मतलब बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा। और अमेंडमेंट मतलब इसमें चेंजेस ले आई जाएगी, किसमें न्यूक्लियर डैमेज एक्ट और सिविल लाइबिलिटी एटॉमिक एनर्जी एक्ट में। ठीक है, सो दैट हम लोग 2047 तक 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा कर पाएँ। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है वो स्टैब्लिश विद एन आउटले ऑफ 20,000 करोड़। ये बेसिकली कितना पैसा दिया गया है? 20,000 करोड़। किसके लिए? तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए बाय ईयर 2033 एटलीस्ट 5 इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब वो काम में आ जाएगा, मतलब वो एनर्जी प्रोड्यूस करना चालू करेगा। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी जो है वो रिन्यू किया गया है शिप बिल्डिंग क्लस्टर के लिए, जिसमें शिप बिल्डिंग क्लस्टर जो है वो फैसिलिटेट करेगा कैटेगरी एंड कैपेबिलिटी ऑफ वेसल्स। एक मेरिटाइम डेवलपमेंट फंड लाया गया है 25,000 करोड़ का, जो स्टैब्लिश करेगा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन मेरिटाइम इंडस्ट्रीज। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है 49%, मतलब अप टू 49% वो कंट्रीब्यूट करेगा, और रिमेनिंग अमाउंट जो है बेसिकली रेस किया जाएगा पोर्ट एंड प्राइवेट सेक्टर से। अब देखो रिवाइज उड़ान स्कीम, मतलब उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम का नाम था, वो लॉन्च किया गया है सो दैट इन्हांस रीजनल कनेक्टिविटी। तो कितना रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ एयरपोर्ट किया जाएगा? तो 120 न्यू डेस्टिनेशन ओवर नेक्स्ट 10 ईयर, और प्रोवाइड करवाएगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू 4 करोड़ पैसेंजर्स। ठीक है, मतलब 4 करोड़ पीपल्स को बेनिफिट दिलवा पाए। नेक्स्ट है ग्रीन एयरपोर्ट इन बिहार। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन बिहार। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है वो बेसिकली बिहार में लाया जाएगा सो दैट स्टेट फ्यूचर नीड्स के लिए। दिस विल बी इन एडिशन टू कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ, मतलब पटना एयरपोर्ट का कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है। ठीक है, और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट एट बिहिटा। अब नेक्स्ट है मतलब ब्राउनफील्ड, मतलब ग्रीन फील्ड और ब्राउनफील्ड का मतलब तो को पता होगा। ग्रीन फील्ड जो है जो नींव से नया बना जाए, ब्राउन फील्ड का मतलब ये होता है कोई पुरानी है या फिर पुराना बिल्डिंग है उसको फिर से हमें रिन्यू करना है। ठीक है, उसमें कुछ फिर से काम करवा के उसको एज एन ऑपरेशनल बना देना है, राइट, उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं। अब वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट जो मिथिलांचल में है उसके लिए क्या किया है? तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है, मतलब पैसा मिला है फॉर द वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट, जो बेसिकली बेनिफिट करेगा लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स कल्टीवेशन। और नंबर्स में देखा जाए तो 50,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार को ये बेसिकली हेल्प करेगा। अब देखो स्वामित्व फंड 2.0, ये स्पेशल विडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, डैट इज़ स्वामित्व जो है वो 50,000 हाउसिंग यूनिट्स कंप्लीट करने के लिए और डेडिकेटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लाया गया है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे अनदर 40,000 यूनिट जो है वो कंप्लीट कब तक किया जाएगा? 2025 तक। फंड जो है 15,000 करोड़ जो है वो एम किया गया है टू कंप्लीट अनदर 1 लाख यूनिट सून। अब टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री जो डेवलप किया जाएगा थ्रू चैलेंज मोड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स। अब स्पेशल अटेंशन जो है वो दिया जाएगा यहाँ पे प्लैनेट रिलेटेड टू प्लेसेस रिलेटेड टू लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टिंग इन इनोवेशंस, ये तीसरा नंबर है, हम लोगों ने 2 देख लिया है, ये तीसरा है हमारा इनोवेशंस। देखो 20,000 करोड़ बजट जो है वो एलोकेट किया गया है इस रिसर्च और डेवलपमेंट में और इनोवेशन इनिशिएटिव्स के लिए। ठीक है, साथ ही साथ पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम जो है वो पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम जो है वो 10,000 फेलोशिप को बेसिकली अवॉर्डेड है फॉर टेक्नोलॉजी रिसर्च इन IITs एंड ISC, जो इन्हांस करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। सेकेंड जिन बैंक विथ 10 लाख जर्म्स प्लान लाइन्स विल बी इस्टेब्लिश। ये कहाँ पे मतलब क्यों इस्टेब्लिश किया जाएगा? फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। उसके बाद नेशनल जियो स्पेशल मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, तो क्यों? तो जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, देखो बेसिकली ये लोकेशंस के लिए होता है जियो स्पेशल, है ना। अब देखो ज्ञान भारतम मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है सर्वे डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व आवर मैन्युस्क्रिप्ट के लिए। वो किसके साथ? तो ये कोलैबोरेशन है विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज और प्राइवेट कलेक्टर्स। साथ ही साथ ये कवर करेगा 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट को, है ना। अब हमारा चौथा इंजन जो
एक्सपोर्ट है, तो बेसिकली डिस्क्राइबिंग एक्सपोर्ट्स एट फोर्थ इंजन ऑफ द ग्रोथ, श्रीमती सीतारमन ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लाया है विद सेक्टोरल और मिनिस्टीरियल टारगेट, जो लॉन्च किया गया है जॉइंटली ड्रिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है। अब देखो ड्रिवन भी है, मतलब चलता भी इन्हीं के साथ है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एज इन भारत ट्रेड नेट BTN विल बी सेटअप, कहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिकली सपोर्ट करेगा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म को। गवर्नमेंट विद सपोर्ट द डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंडस्ट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू इंडस्ट्री 4.0। उसके साथ एक नेशनल फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया जाएगा। बेसिकली वो किसको प्रमोट करेगा, ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर्स इन एमर्जिंग टायर 2 सिटीज़। कौन से लेवल की सिटीज़ को, तो टायर 2 सिटीज़ को। अब देखो रिफॉर्म्स इन फ्यूल्स, तो फ्यूल्स में क्या रिफॉर्म्स लाया गया है, तो एलाबोरेटिंग ऑन रिफॉर्म्स एज अ फ्यूल फॉर इंजन, तो श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बोला है कि लास्ट 10 साल में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है 7 रिफॉर्म्स फॉर कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर, मतलब टैक्स पेयर को थोड़ा आराम हो पाए, सच एज फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, प्रॉम्प्ट रिटर्न, ऑलमोस्ट 99% रिटर्न बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट एंड विवाद से विश्वास स्कीम, जो बेसिकली कंटिन्यू करेगा दिस एफर्ट्स को। सी इरिटरेटेड, साथ ही साथ उन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट कमिटमेंट को भी बोला है टू ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर, मतलब एक डिपार्टमेंट कमिटमेंट बोला है कि पहले हम लोग भरोसा करेंगे और स्क्रूटनाइज बाद में करेंगे, चेक बाद में करेंगे, है ना। अब देखो ये बेसिकली स्कीम का नाम होगा, है ना, आपको एज इन लेमन टर्म्स, नॉर्मल टर्म्स में नहीं बोला गया है कुछ भी, है ना। अब देखो FDI जो है इंश्योरेंस सेक्टर में वो इंक्रीज़ कर दिया गया 74 से 100% तक, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई सपोज 74% से 100% तक अब इंक्रीज़ कर दिया गया है। ये इन्हांस करना है लिमिट को, और मतलब बढ़ाना है लिमिट को, और अवेलेबिलिटी टू कंपनीज इन्वेस्टिंग टू एंटायर प्रीमियम इन इंडिया। अब नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो डेवलप करेगा रूरल क्रेडिट कार्ड स्कोर फ्रेमवर्क, किसके लिए, तो क्रेडिट नीड्स ऑफ SHG, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स के लिए और पीपल्स इन रूरल एरिया के लिए, उनके क्रेडिट को मीट करने के लिए, मतलब उनको क्रेडिट पहुंचाने के लिए। देखो ए फोरम फॉर रीजनल कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट इन द पेंशन सेक्टर सेटअप किया जाएगा। सेंट्रल KYC रजिस्ट्री जो है विथ रिवाइज विथ 2025 सेटअप किया जाएगा। अब रेगुलेटरी रिफॉर्म्स देखा जाए तो टू डेवलप अ मॉडर्न फ्लेक्सिबल पीपल फ्रेंडली एंड ट्रस्ट बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर 21st सेंचुरी, द फॉलोइंग 4 स्पेसिफिक मेजर्स वेर प्रपोज्ड। कौन सा 4 मेजर्स है, तो हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स, मैकेनिज्म विल बी, चलो एक बार पहले दोनों देख लेते हैं। हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में क्या होगा एक हाई लेवल कमेटी बैठाया जाएगा ऑन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, जो बेसिकली रिव्यू करेगा जितने भी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस है ना, और उसके सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस और परमिशंस को ये कमेटी जो है सबमिट करेगा अपना रिकमेंडेशन 1 साल के अंदर। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स ये क्या करेगा, ये बेसिकली टू फर्दर स्पिरिट ऑफ competitiveness, cooperative federalism, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स ऑफ स्टेट्स विल बी लॉन्च, ये बेसिकली ईयर 2025 में लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर FSDC। FSDC है क्या, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये इवेल्युएट करेगा इम्पैक्ट, मतलब क्या इम्पैक्ट है, मतलब खराबी है करंट फाइनेंशियल रेगुलेशन और सपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस में। और लास्ट में पब्लिक ट्रस्ट बिल 2.0 लाया जाएगा। तो गवर्नमेंट विल नाउ ब्रिंग जन विश्वास बिल 2.0 टू डीक्रिमिनलाइज ओवर 100 लीगल प्रोविजंस इन वेरियस लॉज, मतलब डीक्रिमिनलाइज मतलब बहुत सारे लॉज है उसमें चेंजेस आया जाएगा, ठीक है। अब देखो बजट स्पीच सेक्शन B में क्या हुआ है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखो रैशनलाइजेशन ऑफ द कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। देखो अगर आपको आगे ये अगर मान लो समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। रैशनलाइजेशन मतलब चेंजेस लाए गए हैं कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर्स में। देखो यूनियन बजट 2025-26 में प्रपोज किया गया था कि रिमूव करना है 7 टैरिफ रेट्स। आफ्टर दिस रिमेनिंग टैरिफ रेट जो हैं विल बी 8 इंक्लूडिंग 0 रेट। अब देखो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाएगा रिलीफ इन रेयर डिजीज लाइक कैंसर, जो फुल्ली एक्सेप्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी रहेगा, मतलब उसमें कोई भी टैक्स नहीं रहेगा कैंसर मेडिसिन में। साथ ही साथ प्रपोजल्स लाया गया है फॉर फुल एक्सेम्पशन, मतलब पूरा छूट किसमें, तो कोबाल्ट पाउडर और वेस्ट एंड रेसिड्यू ऑफ लिथियम आयरन बैटरी, मरकरी, जिंक और 12 अदर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, ठीक है।
साथ ही साथ प्रपोजल लाया गया है, रिवाइज करना है कस्टम ड्यूटी ऑन नाइटेड टेक्सटाइल्स टू 20% और ₹115 पर केजी विच एवर इज हायर, जो भी ज़्यादा रहेगा वो कम कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए जो इंक्रीज़ कर दिया गया है 10 से लेके 20% तक। आपको याद रखना चाहिए कस्टम ड्यूटी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। अब एक्सेप्शन ऑन 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चर, मतलब लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, और 28 एडिशनल कैपिटल गुड जो है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और बैटरीज के लिए काम आएगा, उसको एक्सेप्शन लाया गया है। अब एक्सपोर्ट पीरियड ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है 6 महीने से 1 ईयर तक। साथ ही साथ जो एक्सपेंडेबल जो है बाय फ्यूचर 3 मंथ्स इफ़ रिक्वायर्ड, मतलब 6 महीने से 1 साल तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। किसके लिए? एक्सपोर्ट पीरियड ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। अगर ये 1 साल भी कम पड़ता है तो एक्स्ट्रा 3 मंथ आपको मिलेंगे। कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट जो है वो फ्रोजन फिश जो है पेस्ट वो रिड्यूस कर दिया गया 30% से 5%। मतलब कस्टम ड्यूटी, मान लो कस्टम ड्यूटी घटाते हो तो आपका हो सकता है एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा। अब एंड यूज पीरियड ऑफ इंपोर्ट आइटम्स हैव बीन इंक्रीज्ड फॉर 6 मंथ टू 1 ईयर, है ना। नेक्स्ट हम एक बार देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। तो अंडर न्यू टैक्स रिजिम देखा जाए तो कोई भी इनकम टैक्स जो है वो पेबल नहीं है जो 12 लाख से या फिर 12 लाख तक पैसा कमाता है। दैट इज़ एवरेज इनकम ऑफ 1 लाख पर मंथ जो है वो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम एनी कैपिटल सच एस कैपिटल गेन्स टैक्स। साथ ही साथ जिसका जो सैलरी टैक्स पेयर है, मतलब जिसके पास अकाउंट में सैलरी आता है वो टैक्स पेयर है, उनका लिमिट कितना है 12.75 लाख ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर। तो जो 0 से 4 लाख की जिनकी कमाई है वो 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख की 5%, 8 से 12 लाख 10%। ये रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर इन न्यू टैक्स रिजिम है, ठीक है। और देखो 12 से 16 लाख वाला 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और अबव 24 वो उसको 30%। ये रिवाइज्ड है, याद रखना आपको, ठीक है ना। न्यू टैक्स रिजिम में ये रिवाइज है, मतलब ये चेंजेस हैं। ये अबव 24 लाख को 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो रैशनलाइजेशन ऑन टैक्स डिडक्शन मतलब TDS में क्या लाया गया है, ठीक है। देखो लिमिट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन जो है सीनियर सिटीजन के लिए वो डबल कर दिया गया है 50,000 से 1 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट एनुअल लिमिट फॉर TDS जो है ऑन रेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो वो रेंट में TDS बढ़ गया है मतलब 2.45 लाख से 6 लाख तक। और हायर टैक्स डिडक्शन जो है प्रोविजन जो वो अप्लाई किया जाएगा ओनली टू नॉन पैन केसेस। अब देखो रजिस्ट्रेशन पीरियड फॉर स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 ईयर टू 10 ईयर। प्रपोजल जो है वो अलाउ करेगा टैक्स पेयर को अपना 0 एनुअल वैल्यू क्लेम करने के लिए और प्रॉपर्टी ओन्ड बाय देम विदाउट एनी कंडीशंस। साथ ही साथ एक्सेम्पशन ऑन विड्रॉल मेड बाय इंडिविजुअल्स फॉर नेशनल सेविंग स्कीम आफ्टर 29 अगस्त 2024। नेक्स्ट प्रमोट करेगा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को कंट्री में और प्रपोज्ड है एक्सटेंड करना है बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग टोनेज टैक्स स्कीम। याद रखना आपको ये टोनेज टैक्स स्कीम है, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है तो पोर्टलैंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट के साथ। तो टोनेज टैक्स स्कीम जो है वो बेसिकली इनलैंड वेसल रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन शिपिंग एक्ट 2021। अब देखो स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिया जाएगा और एक्सटेंड किया जाएगा अप टू 5 ईयर्स उनके बेनिफिट को टू इंडियन स्टार्टअप्स इको सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 1 अप्रैल 2030। साथ ही साथ प्रमोट करना है फाइनेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। कैसे? तो भाई सोवरेन वेल्थ फंड, मतलब एक तरह का कोई स्कीम लाया जाएगा वेल्थ फंड की तरह और पेंशन फंड की तरह, जो बेसिकली प्रपोज्ड है टू एक्सटेंड। मतलब बेसिकली ये कैसे हेल्प करेगा तो अपना उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सटेंड कर देगा 5 साल तक, मार्च 31, 2030 तक ये एंड डेट है ना। एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्कीम्स अंडर बजट 2025-26 देखते हैं तो PM गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के अंतर्गत कितना पैसा ले ऑफ है तो 2,03,000 करोड़। मनरेगा में MG नरेगा 86,000 करोड़। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 67,000 करोड़ का ले ऑफ दिया गया है, मतलब उतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि PM किसान के अंतर्गत 63,500 करोड़। एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स अंडर बजट देखा जाए तो डिफेंस में कितना खर्चा है तो 4,91,732 करोड़, 4,91,732 करोड़। रूरल डेवलपमेंट 2,66,817 करोड़। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 1,71,437 करोड़। एजुकेशन में 1,28,650 करोड़। हेल्थ में 98,311 करोड़। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 3 तक डिस्कस कर लिया है। जब हम आपके सामने नेक्स्ट टाइम आएंगे तो चैप्टर 4 को दैट इज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024-25 उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।